हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। इस चैनल पर रोज़ आपको एक वीडियो जीएस जीके की प्रोवाइड कराई जाती है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, ताकि एग्जाम में जीएस जीके पोर्शन से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। अगर आप अब भी लॉकडाउन के सहारे बैठे हैं कि अभी कोई एग्जाम नहीं होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। अभी कल ही दारोगा लिपिक के भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। तो कहना यह है आपसे कि कमीशन बोर्ड अपना काम कर रहे हैं, तो हमें भी अब पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से शेड्यूल वाइज शुरू कर देनी चाहिए। आज से 90 दिन बाद फायरमैन जेल वार्डन का भी पेपर है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि दिन प्रतिदिन एग्जाम में बायोलॉजी का वेटेज बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी के, रेलवे के, पुलिस, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, 3-4 क्वेश्चन बायोलॉजी से ज़रूर पूछे जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 10-12 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, न्यू दिल्ली, पटना, जयपुर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। ठीक, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं सेलुलर और मॉलिक्यूलर को, तो कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर ठीक कहा जाता है। तो इसका केंद्र कहाँ स्थित है, इसका केंद्र स्थित है हैदराबाद में। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कोशिकाओं के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये भी कहीं पूछ सकता है कि सीडीएफडी कहाँ अवस्थित है, यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तो ये कहाँ स्थित है, ये भी आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें, ऑप्शन देखिए, कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होती है, उपरोक्त सभी। तो जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि, ऑप्शन देखिए, कोशिका भित्ति नहीं होती, बिल्कुल सही है, हरित लवक नहीं होते, बिल्कुल सही है, तारक केंद्रक होते हैं, बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन होती है, बिल्कुल सही है। तो यानी उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ऑप्शन देखिए, लुई पाश्चर, रॉबर्ट हुक, टी स्वान, एम.जे. स्लाइडेन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा टी स्वान और एम.जे. स्लाइडेन। ठीक, तो एम.जे. स्लाइडेन और टी स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने ही अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, सन 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक, यहाँ देखिए रॉबर्ट हुक दिया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। जीन परिवर्तन किस में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन परिवर्तन किस में होता है। ऑप्शन देखिए, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, राइबोसोम। तो जीन परिवर्तन किस में होता है, वो होता है आपके डीएनए में। ठीक, तो जीन परिवर्तन किस में होता है, डीएनए में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देखिए, कार्नबर्ग, बेटसन, जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, वो किए थे कार्नबर्ग ने। ठीक, अब इनका पूरा नाम भी जान लीजिए। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्नबर्ग ने किया था। ठीक, तो जब भी आपसे पूछेगा, कहीं कहीं दे देगा आर्थर कार्नबर्ग, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। जहाँ भी दिया रहेगा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने दिया था, तो चाहे ऑप्शन में दिया रहेगा आर्थर कार्नबर्ग या फिर कार्नबर्ग। ठीक, इसीलिए इनको 1959 में मेडिकल फील्ड में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक, किसके लिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन करने के नाते। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है, कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, अमीनो एसिड, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड। तो यानी प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है, अमीनो एसिड।
अब थोड़ा सा फैक्ट जानिए। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो एसिड होती है। ठीक, प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है। यहाँ एक चीज़ और आप लोग कहीं पढ़े होंगे 8th 9th के बुक में, वहाँ दिया है कि प्रोटीन आर द चैन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी होती है? एमिनो एसिड। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। शरीर में ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हम 50+ क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट करेंगे। और एक चीज़ ये भी है, वीडियो आप लोग पूरा देखिए, नोट्स भी ज़रूर बना लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अमीनो एसिड मिलते हैं, किस में मिलते हैं? ऑप्शन देखिए, स्टार्च में, वसा में, प्रोटीन में, तेल में। तो अमीनो एसिड कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। ठीक, अमीनो एसिड कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। अब फैक्ट जानिए, मानव शरीर का लगभग 15% भाग विभिन्न अमीनो अम्लों से बना होता है। ठीक, अमीनो अम्ल किससे कहाँ मिलता है? तो प्रोटीन में मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? ऑप्शन देखिए, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, राइबोसोम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्रोमोसोम। ठीक, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में। अनुवांशिक परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। ठीक, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था ये भी जान लीजिए, सी डी डुवे ने। ठीक, सी.डी. डुवे ने इसकी खोज किया था। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि सुसाइड बैग की थैली किसे सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन देखिए, गुर्दा, कोशिकाओं में, गाल्जिकाय में, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गाल्जिकाय में। ठीक, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गाल्जिकाय में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन देखिए, 46, 49, 50, 48। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, जिनमें से कुल 23 जोड़े होते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि भ्रूण मेल है या फिर फीमेल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा गया। ऑप्शन देखिए, ग्रेगर मेंडल, सी कोरेंस, मूलर, डब्ल्यू बेटसन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डब्ल्यू बेटसन। ठीक, तो आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का नाम डब्ल्यू बेटसन ने 1906 में दिया था। कब? 1906 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। आरएनए का मुख्य कार्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य होता है। सबसे पहले आरएनए दिया है तो इसका फुल फॉर्म जानिए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए, पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइबो न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए जो होता है वो कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आरएनए के अंदर संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? आपसे ये पूछ सकता है कि कोशिका के अंदर संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? आरएनए करता है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन देखिए, जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन संश्लेषण। ठीक,
तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। अब तीन लोग थे, उसमें तीनों लोग को एक साथ मिला था नोबेल पुरस्कार, जिसमें हरगोविंद खुराना जी का भी नाम था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक है। ऑप्शन देखिए, विटामिन, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए का मूल मात्रक है विटामिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, वसा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक, तो डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोसाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड, ना कि टाइड। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे का पिता का निर्धारण करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ऑप्शन देखिए, ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंट। इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डीएनए फिंगरप्रिंट। तो जब भी आपसे पूछे निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। जीन का आकार कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन का आकार कैसा होता है? नियमित आकार, अनियमित आकार, त्रिशंकु आकार, सर्पाकार। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा सर्पाकार। जीन का आकार कैसा होता है? तो सर्पाकार होता है। ठीक, अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा फैक्ट। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था और यह सर्पाकार होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? ऑप्शन देखिए, जीनोम, जीन बस्ती, जीन समुदाय। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जीन बस्ती। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं हम? जीन बस्ती, या फिर जीन पुल भी कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में सबसे पहले किसे बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक चूहे, ट्रांसजेनिक बकरी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया था। ठीक, जबकि चूहे को इस विधि द्वारा 1974 में बनाया गया था। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है कौन सी? ऑप्शन देखिए, बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, तो निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विषाणु, मांसपेशियों की कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को आप पहचानिए जो पौधों की कोशिका में तो पाया जाता है परंतु जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, लवक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लवक। थोड़ा सा फैक्ट जानिए आप लोग। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में जो है भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है। नोट्स में आप लोग जितना बोल रहा उतना जरूर नोट करिएगा। दूसरा अंतर यह है कि पौधों की कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए, लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्लास्टिड्स। क्या? प्लास्टिड्स। ठीक, अब लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 26 की तरफ। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। ऑप्शन देखिए, हवा, पानी, आग, कीट। तो इसका सही आंसर होगा आग। ठीक, परागण के लिए मुख्य रूप से केवल हवा, पानी और कीटों की जरूरत पड़ती है, इसमें आग का कोई काम नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, स्टोमेटा, लेक्टिकल्स, क्यूटिकल्स, ये सभी। तो पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा भी होता है, लेक्टिकल्स, क्यूटिकल्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, सभी। ठीक, यानी स्टोमेटा, लेक्टिकल्स, क्यूटिकल्स, ये तीनों सही हैं। पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स और क्यूटिकल्स तीनों द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जबकि लेंटिकल्स पौधों की टहनी के छाल में पाया जाता है, और जो क्यूटिकल्स होता है वो पौधों के बाहरी त्वचा यानी एपिडर्मिस पर उपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोनिंग पद निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, पर्यावरण, जनन विज्ञान, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जनन विज्ञान। ठीक, तो क्लोनिंग पद किससे संबंधित है, जनन विज्ञान से। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन देखिए, ग्रेगर मेंडल ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर मेंडल ने। ठीक, तो आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने। अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल ने ही दिया था। मेंडल को ही अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में क्या लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया है कि कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में क्या लिया जाता है। ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, विटामिन सी, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा के लिए क्या लिया जाता है, ग्लूकोज। जैसे देखिए, जो रनर होते हैं, ट्रैक पे दौड़ते हैं, तो उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी ग्लूकोज ही दिया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। अनुवांशिक इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक इकाई है। ऑप्शन देखिए, गुणसूत्र, सिस्टरण, डीएनए, जीन। तो इसका सही आंसर होगा जीन। अनुवांशिक इकाई क्या है, जीन। ठीक, अनुवांशिक इकाई क्या है, जीन। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ऊतक है एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए ब्रीफ में। गुणसूत्रों पर स्थित जो होता है डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचना जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका हस्तांतरण करती है, वही जीन कहलाती है। जब भी आपसे पूछे जीन क्या कहलाती है, तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचना जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका हस्तांतरण करती है, वही जीन कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन 33 देखिएगा। ऊतक है एक पेपर, समान कोशिकाओं का समूह, कपड़े का किस्म, इनमें से कोई नहीं। तो समान कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। ब्रीफ में जानिए, ऐसा समूह कोशिकाओं का जिनकी आकृति, उत्पत्ति और कार्य समान हो, उन्हें ऊतक कहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। जेनेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, कोशिका, अनुवांशिकता, गुणसूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जेनेटिक्स में दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किसका, अनुवांशिकता और गुणसूत्र का। इसका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता का और गुणसूत्र का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैमीट के शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक, ऑप्शन देखिए, डार्विन ने, मेंडल ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने। तो इसका सही आंसर होगा मेंडल ने। ठीक, गैमेट की शुद्धता या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स,
इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। एसिड शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ। ऑप्शन देखिए, एकर, एस्टिस, एक्रिसा, इनमें से कोई नहीं। तो एसिड शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? एकर से। ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना गया था? ऑप्शन देखिए, मटर, पालक, आलू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मटर। ठीक। तो मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना गया था? मटर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। निम्न में से पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी निम्न में से पेड़ों की जड़ से कौन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मूली, सलजम, गाजर, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। ठीक। तो जड़ों से कौन प्राप्त किया जाता है? मूली भी प्राप्त किया जाता है, सलजम भी प्राप्त किया जाता है, गाजर भी प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सभी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। निम्न में से किसको अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन देखिए, विषाणु, बैक्टीरिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विषाणु। ठीक। तो किसको अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? तो विषाणुओं को। ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। दो अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधे को उगाने से मिट्टी में किसकी क्षतिपूर्ति होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है कि दो अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधे को उगाने से मिट्टी में किसकी क्षतिपूर्ति होती है? ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, केंचुआ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। ठीक। दो अनाज की फसलों के बीच जब फलीदार पौधे को उगाते हैं तो मिट्टी में किसकी क्षतिपूर्ति होती है? नाइट्रोजन की। प्रश्न नंबर 41 देखिएगा। निम्न में से एक कोशिका का प्राणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक कोशिका का प्राणी है। विषाणु, अमीबा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अमीबा। ठीक। एक कोशिका का प्राणी कौन है? अमीबा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियस में, आरएनए में, डीएनए में, इनमें से कोई नहीं। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, एम्बिटोलॉजी, साइटोलॉजी, सेलोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। डीएनए का संरचन है दोहरी कुंडली, तिहरी कुंडली, एक कुंडली, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का संरचन कैसा है? वो है दोहरी कुंडली। ठीक। जब भी पूछे डीएनए का संरचन कैसा है तो वो है दोहरी कुंडली। या तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डीएनए का संरचना कैसा है, तो कैसा है? दोहरी कुंडली के नुमा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग किस तकनीकी का प्रयोग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग किस तकनीकी का प्रयोग करता है। ऑप्शन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट का, आरएनए फिंगरप्रिंट का, हेड सॉइलिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो वो है डीएनए फिंगरप्रिंट का। ठीक। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का। ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोक्लोरिन, हाइड्रोक्लोरिक, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक। ठीक। पेट की परत से कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक। ठीक। जब भी आपसे पूछे कि पेट की ग्रंथियों से कौन सा एसिड स्रावित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक। ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। जीवन की मूलभूत इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन देखिए, कोशिका, श्वसन, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? कोशिका। ठीक। जब भी आपसे पूछे कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है तो वो है कोशिका।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि निम्न में से किसका अंश अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, आपको जानना चाहिए कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि निम्न में से किसका अंश अधिक होता है। ऑप्शन देखिए, कोबाल्ट, जिंक, निकेल, लेड। तो कोबाल्ट में, तो चॉकलेट में जो है वो लेड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। ठीक, जब भी आपसे पूछे कि चॉकलेट में किस चीज़ का अंश अधिक होता है, तब भी आप कह सकते हैं लेड। या फिर आपसे कहे कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है, क्यों खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें लेड का जो अंश होता है वो अधिक होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन देखिए, फेफड़ा, वृक्क, यकृत, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप नहीं बताते हैं, कल मैं ज़रूर उसे अगली वीडियो में बताऊंगा। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। छोटा चैनल समझ के इग्नोर बिल्कुल ना करिएगा। यहाँ जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिद आपके सिलेक्शन तक। सभी वीडियो को आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए GS1ly के साथ।